हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार, मैं हूं हरदीप कौर दुआ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हम हैं PSSM में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हैं PSSM में हम आपके समक्ष लेकर आते हैं ऐसे पिरामिड मास्टर्स को जिनकी ध्यान की जर्नी से आप इंस्पायर होते हैं और उनको साझा करके हमारे समाज में बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट होता है। तो आज हमारे साथ हैं इसी श्रृंखला में अर्चना चौधरी जी, जो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रही हैं चिल्ड्रन के साथ, बच्चों के साथ, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य भी रही हैं, और कैसे एक स्कूल की प्रिंसिपल होते हुए इन्होंने ध्यान प्रचार में कदम रखा। आइए जानते हैं ये खूबसूरत जर्नी इन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हम हैं PSSM में। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी बचपन की जर्नी कैसी रही? बचपन में हम गांव में रहते थे और एक चौधरी परिवार था हमारा। हम लोग जाट हैं, ज़मीन जायदाद बहुत, मतलब पैसा काफ़ी था। कोल्लू कलेसर हमारे थे। पापा मेरे लेक्चरर थे कॉलेज में और मम्मी हाउसवाइफ। तो मैंने बहुत क्रूरल्टी देखी है वहाँ पर। गांव में जो अनपढ़ होते थे, ज़्यादातर लोग अनपढ़ ही होते थे उस टाइम पर। हम ही लोग पढ़े थे, कुछ जो अच्छी फैमिली से थे, और जातिवाद भी था, लेकिन अब नहीं है वो चीज़, उस वक्त था। तो मैंने वहाँ बहुत चीज़ें ऐसी देखी हैं जो मेरे मन पर उनकी छाप पड़ी बचपन से ही। पापा ने हमें हमेशा, पापा क्योंकि अरविंदो आश्रम से भी जुड़े हुए थे, पापा आर्य समाज में भी जाते थे प्रवचन देने, तो पापा ने हमें बहुत मोटिवेट किया। वो चीज़ें भी जो हम बताते थे गांव में जो क्रूरल्टी हो रही है, जो जातिवाद को लेकर, ऑनर किलिंग को लेकर, जो कुछ भी वहाँ चलता था हमारी आंखों के सामने, तो वो अन्याय भी हमें, क्योंकि हम बहुत छोटे थे, हमें लगता था कि ऐसा क्यों। तो पापा उसके बारे में भी बताते कि ये सब चीज़ें समाज है, इस समाज को एक आदमी नहीं बदल सकता, इसको बदलने के लिए भी पहल करनी होती है। तो यहाँ क्योंकि अभी वो चीज़ें नहीं आई है, वो चीज़ें कौन लाएगा, नया समाज, नए बच्चे, तो ये चीज़ें हमें पापा ही बताते थे। ओके, तो आपने इतनी क्रूएलिटी, इतना वायलेंस देखा अपने बचपन में, और शायद इन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होके आप एक सर्विस लाइन में गए और आपने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। और जब हम बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी देख लेते हैं तो हमारा हार्ट जो है वो कंपैशनेट हो जाता है। तो आपके अंदर वो ध्यान का सीड कहाँ से आया? ध्यान तो उस टाइम नहीं किया मैंने, क्योंकि उस वक्त तो बस दया आती थी, दुख होता था, इस तरह की भावनाएं आती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी बच्ची को एक छोटी सी गलती के लिए, डेथ के लिए उसको मार दें। लड़का लड़की का भेद, उसको नहीं पढ़ाना, इसको पढ़ाना है, लड़की को दूध नहीं देना, लड़कों को देना है। तो इतनी छोटी छोटी सी बातें थी जो दिल पे बहुत दर्द होता था कि लड़की होना मतलब क्या है। तो आपके, जैसे आप फादर बता रहे हो, वो अरविंदो आश्रम में मदर से बहुत कनेक्टेड थे, तो उनका प्रभाव कैसा रहा आप पर? पापा का बहुत ज़्यादा रहा। पापा ध्यान भी करते थे और पापा प्रवचन भी देते थे। पापा मुझे भी बहुत पढ़ाते थे। एक बुक आती थी अमृत वेला के नाम से, पापा उसमें कोट कर करके हमें निशान लगा लगे, ये पढ़ो, ये पढ़ो। मैं उस वक्त नहीं पढ़ती थी, कोई था ही नहीं माहौल पढ़ने का। घर में माँ धार्मिक थी, बहुत पूजा पाठ, पापा आर्य समाजी, तो माहौल नहीं था। आपस में भाई बहनों में भी ऐसे कुछ वो नहीं था कि कोई ध्यान की तरफ जाए। बस पैसा था, जायदाद थी, और एक तरह की चौधरीपना था, क्योंकि हमारे खानदान से सब प्रधान बनना, ये सब चलता था। तो आप स्कूल में प्रिंसिपल भी रही? जी, वो मैंने अभी लास्ट में प्रिंसिपल कहा। हाँ, तो आप जब मेरे को बता रहे थे कि आप हमेशा से हिंदी भाषी रहे हो जी, और दिल्ली में फरीदाबाद में आके आपने जॉब भी की, तो जी। जब आप स्कूल में पढ़ाते थे या आप बच्चों के साथ रूबरू हुए, उस टाइम कुछ आपका मतलब रिचुअल्स कैसे होते थे? जैसे आप रिचुअल ओरिएंटेड थे, रिलीजियस थे, या फिर आप स्पिरिचुअल थे? रिलीजियस ही थे, धार्मिक ही थे हम। स्पिरिचुअल तो उस वक्त नहीं थे बिल्कुल भी। हाँ, पापा की बातें याद थी, पर ये नहीं पता था कि ये आध्यात्मिकता का बीज मेरे अंदर वहाँ से बढ़ रहा है, क्योंकि वो चीज़ें अंदर थी कि पापा ये बताते थे, पापा ये, लेकिन थी धार्मिक ही। मतलब प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में क्योंकि ध्यान नहीं किया, ध्यान पर नहीं। पापा ने वो बुक्स दी थी आपको जी, कहीं जी, ना जी। कहीं,
तो उनका इम्पैक्ट आप पे पड़ा, लेकिन हाँ। वो फ्रैक्टिफाई नहीं हुआ इतना, पढ़ती थी पर वो चीज़ इतनी गहरे नहीं गई। गहरे नहीं जी। गई। तो आपका जैसे आप पढ़ाते पढ़ाते कैसे आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का हिस्सा बन गए, वो कैसे हुआ? मैं स्कूल में पढ़ाती थी, अल्पाइन वैली बोर्डिंग स्कूल। तो वहाँ से जब मैं आती थी ना, वहाँ पे मैं टीचर थी, टीजीटी टीचर। रास्ते में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी बहुत सारी थी वहाँ पे, उस टाइम खाली था, अब तो बिल्डिंग बन गई है। तो वहाँ बच्चे मैं देखती थी, छोटे छोटे बच्चे ऐसे गलियों में घूम रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, धूप में नंगे पैर। मेरी जो स्कूटी थी उसके पीछे दौड़ते थे। तो मैं ये सोचती थी कि वहाँ हम इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये भी तो बच्चे हैं समाज के, क्या ये फ्यूचर नहीं है? कहते हैं बच्चे भविष्य हैं, ये भी तो भविष्य हैं। तो इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों? मैं क्या कर सकती हूँ इनके लिए? मेरे मन में बहुत दर्द होता था उन बच्चों को लिए। कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट था, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा ज्यादतियां देखी हैं, तो आपका हृदय वैसे ही थोड़ा पसीज जाता शायद। था। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप तो प्रिंसिपल थे और अच्छा खासा पढ़ा रहे थे, तो आपका क्या इंक्लिनेशन हो गया कि आप एकदम से बाल विकास की तरफ आ गए? वही बच्चों को देखकर, जो इतने सारे बच्चे हैं, चलिए हम तो कर देते हैं पोषण अपने बच्चों का, लेकिन ऐसे समाज के और भी तो बहुत सारे वर्ग हैं जो नहीं कर पा रहे, बस हैंड टू माउथ है। तो उन बच्चों को देखते देखते मुझे लगा कि टीचिंग एनफ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी इनके लिए। तो मैंने CWC में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में मैंने फॉर्म भरा, और लकीली मेरा नंबर सबसे पहले मेरा ही हुआ 2013 में। एक ही सिलेक्शन हुआ मेरा सिर्फ, और मैं हैरान कि मैं अकेली करूँगी क्या। मतलब पहली बार CWC फरीदाबाद में आई थी, ये ब्रांच राज्य सरकार की एक शाखा है। तो मैं सोची थी कि मैं अकेली इसे हैंडल करूँगी, मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। फिर एक और आई गीता जी, तो हम दोनों ने शुरुआत में CWC को चलाया। उसके थ्रू मैंने बहुत सारे अनाथ बच्चे, औरतें, अबेंडेंड बच्चे, मिसिंग बच्चे, सिंगल पेरेंट्स के बच्चे, बहुत सारे बच्चों को हैंडल किया। उन्हें हमने शेल्टर होम दिया, फूड दिया, इस तरह की व्यवस्थाएं। तो जैसे आप बता रहे हो कि बच्चों के साथ आपका ऐसा रहा एक्सपीरियंस, कोई ऐसे इंसिडेंट हो जिसने आपके दिल को पूरी तरह दहला दिया हो? बच्चों के साथ? जी हाँ, बहुत सारे इंसिडेंट हुए। एक इंसिडेंट ऐसा था कि एक बच्ची, छोटी सी बच्ची थी 4 साल की, और उसके फादर ने ही उसे रेप किया था, और मदर ये चीज़ छुपा रही थी। ओह माय गॉड। मदर नहीं बताना चाहती, क्योंकि फादर चला जाएगा जेल तो मदर को खाना कौन देगा, अनपढ़ है। तो मदर इस चीज़ को छुपा रही थी, लेकिन किसी पड़ोसी ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे एक बच्चे के साथ हुआ, हमने रेस्क्यू किया उस बच्ची को। हमारे पास चाइल्ड लाइन भी है, क्राइम ब्रांच भी हमारे से जुड़ी हुई है, और DCP ऑफिस भी हमारे साथ था। तो हमने उस बच्ची को रेस्क्यू किया और बच्ची को ऑफिस लाए। तो शुरू में तो हमने मदर की काउंसलिंग की, समझाया कि बच्चे का जीवन खराब हो रहा है। देखिए, कोई किसी का पालन पोषण नहीं करता, जब वो नहीं है तब भी तुम्हारा होगा, लेकिन इस बच्चे की तो लाइफ खराब हो जाएगी। लेकिन वो मदर समझने को तैयार नहीं थी। फिर हमने बच्चे को चिल्ड्रन होम भेजा और उस बच्चे को ठीक किया। उसे कितने महीने लग गए उसकी इंजरी और वो सब ठीक होने में। तो कहीं ना कहीं जो आपका एक्सपीरियंस था, जो आप अपने फादर के थ्रू एक ध्यान के उसमें शाखा में जुड़ चुके थे, तो आपने अपने ध्यान में एंटर कैसे किया? जैसे फुल फ्लेज आपने ध्यान में एंटर कैसे किया? क्योंकि अभी तो आप प्रिपेयर हो रहे थे मेंटली एंड सोशली। ध्यान में एक्चुअली कुछ हुआ ऐसा लाइफ में, बिल्कुल सही चल रही थी ज़िंदगी, मैं खुश थी अपनी दोनों बेटियों के साथ, और हस्बैंड हैं, दोनों बेटियां हैं, सब सही था। लेकिन फिर हुआ ऐसा कि मेरी ज़िंदगी एकदम ऐसा लगा कुछ भी नहीं है लाइफ में, सब ख़त्म हो गया, और मैं अंदर से झकझोर गई। मेरी बड़ी बेटी आयुषी, बहुत प्यारी बच्ची, वो ट्रिप पे गई थी, सोलो ट्रिप पे, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत सपोर्ट किया बचपन से ही। तो वो बोल रही थी कि मम्मा आप सोलो ट्रिप करो, आप इतना वर्क करती हो। क्योंकि मैं जब CWC में थी तो हम 5-5, 6, 7, 8 भी बज जाते थे हमें रात के। वहाँ पे हमें NGO जाना है, कोई मीटिंग करनी है, कभी हमें ओल्ड एज होम जाना है, कभी चिल्ड्रन होम जाना है, ऐसे हमें बहुत सारे काम थे। कोई केस आया तुरंत मैं घर से भागती थी उस केस को हैंडल करने, 24 घंटे की जॉब थी। तो वो कहती थी मम्मा आप सोलो ट्रिप करो, आप घूमो, आप अकेले घूमो, पूरी दुनिया अपनी है। आयुषी बहुत स्पिरिचुअल बचपन से ही, वो ध्यान करती थी, मेडिटेशन करती थी, सदगुरु को मानती थी, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें बताती थी।
पर उस वक्त मैं हंसती थी। मैंने कहा तू इतनी जल्दी छोटी सी उम्र में क्या सब है, पढ़ाई पे ध्यान कर। फिर वो सोलो ट्रिप पे गई, 13 दिसंबर 2020 की बात है। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल शायद कम होने की वजह से वो एक्सपायर, अच्छा। शरीर छोड़ दिया उसने वहाँ पे। बस ये घटना ऐसी थी ना मेरे जीवन की कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। ओके। और उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मतलब ये हुआ क्या, दिमाग में सुन हो गया मेरा माइंड। सुनते ही जैसे मैंने सुना कि ये चीज़ क्या हो गई, मतलब मैं उसे समझ ही नहीं पाई। एक बच्चा हंसता खेलता घर से गया। क्या उम्र थी आयुषी की उस टाइम? 21 साल। ओके। तो वो बीएससी कर रही थी, लास्ट ईयर एग्ज़ाम भी दे दिया। आर्ट गैलरी थी उसकी अपनी, और वहाँ पे भी आर्ट गैलरी की अध्यक्ष थी। इस कॉलेज में भी डीयू में पढ़ रही थी, ओके। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में। बहुत होशियार बच्ची और स्पिरिचुअल सब कुछ, मतलब वो बच्ची मेरे लिए गिफ्ट। और जब वो ऐसे हुआ ना तो वो चीज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। मैं एकदम से कोलैप्स सा हो गया मेरी लाइफ में। ऐसा लगा क्या फ़ायदा कमाने का, क्या करना है, मतलब लाइफ ऐसे ख़त्म हो जाती है, एक झटके में हम चले जाते हैं। और जो मेरी ज़िंदगी थी, मेरे सामने मेरी बेटी, अब वो ही नहीं है। हस्बैंड का कभी इतना सपोर्ट रहा नहीं, बच्चों से ही मुझे ज़्यादा था। तो एकदम मैं, मतलब मैं ख़त्म सी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 1 साल बीत गया समझने में। बेड पे ही रही मैं 1 साल तक। इलाज चला, हॉस्पिटल गई। ज़्यादा मैं हरकत करती थी तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते थे हस्बैंड। मतलब हरकत क्या, मैं खुद को मारती थी। अच्छा। मुझे लगता था कि क्या मैं जी रही हूँ, ये क्या मैं आप खा रही हूँ। suicidal हो गए थे? कोई हंसता था ना तो मुझे लगता था मैं भी हंस पड़ती थी। मुझे हंसाने के लिए घर के हंसते थे तो मुझे एकदम याद आता मैं हंस रही हूँ, मेरे साथ इतना बुरा हो चुका है, मैं हंस रही हूँ, ऐसे मुझे फीलिंग आती थी। अभी भी मैं याद करती हूँ, इतना स्पिरिचुअल में आने के बाद भी मेरे को अंदर से वो चीज़ आ जाती है। वो अटैचमेंट है बहुत ज़्यादा आयुषी। उसके बाद 1 साल हो गया, 1 साल तक मैं ऐसे ही। 1 साल बाद मेरा इलाज चला सगुन हॉस्पिटल में। फिर मैंने कहा, मेरे मन में ऐसा है कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ जहाँ आयुषी गई थी। मैं एक बार उस जगह को देखना चाहती हूँ। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मैंने बोला ये वहाँ सुसाइड कर लेगी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी सुसाइड, प्लीज़ मुझे वहाँ ले जाओ। तो उसने कहा चलो ले जाओ, आप लोग भी साथ जाओ। तो मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड सब साथ गए। हम वहाँ गए कुल्लू में था वैली में, जहाँ वो जा रही थी माता देवी के दर्शन पे, बर्फ पे ट्रैकिंग करते हुए। पहले भी बहुत बार गई है मेरी बेटी, बहुत जगह घूमी है, उसे घूमने का शौक था। लेकिन हिमाचल तो बहुत ज़्यादा पसंद की जगह थी, कितनी बार हिमाचल जा चुकी थी। भगवान ने बुलाया था ना, इसलिए गई। तो मैं वहाँ पे गई, उसी जगह मैंने वहाँ पूछा, पता किया कि यहाँ पे ऐसी घटना हुई थी। लकीली हमें वो लड़का मिल गया जो आयुषी के पीछे था। सोलो ट्रिप पे थी, ट्रिप वाले, क्योंकि उसकी चाल कम हो गई थी, अचानक वो पीछे छूट गई तो वो लोग आगे निकल गए थोड़ा थोड़ा। पीछे एक लड़का आ रहा था, लोकल बॉय, उसने ही देखा आयुषी को गिरते हुए, अचानक गिर पड़ी वो चलते चलते। और उसके बाद तो मैंने उनसे पूछा ऐसे ऐसे हुआ था, प्लीज़ हमें बताओ, मैं वही तो जानने आई हूँ यहाँ। तो उन्होंने कहा हाँ एक लड़का है जो इस वक्त यहीं था, हम उसे बुला देते हैं। उन्होंने उसे बुलाया तो फिर वो लड़का आया और हमें वहाँ लेके गया उस जगह। तो मैंने जब वो जगह देखी, मुझे ऐसा लग रहा था आयुषी ही, मतलब सॉरी कि मैं वहाँ पे रोना नहीं चाहती, लेकिन वहाँ मैं जब गई तो मैंने देखा वो जगह, वो पेड़ जो उसने फ़ोटो ले रखे थे, क्लिक कर रही, वो कैमरा ऑन था आयुषी का, वो फ़ोटो ले रही थी। वो पेड़ था, वो चीज़ें थी, गिरा पड़ा एक पेड़ था, मतलब उसकी जड़ ऊपर आ रही थी, ऐसे उल्टा हो रहा था वो पेड़, ऐसी जगह थी। वो अभी भी वैसा ही था वहाँ। और हम करीबन उसी टाइम गए थे जब आयुषी गई थी। हम 21 दिसंबर को गए 2021 और आयुषी 13 दिसंबर को। तो मैं वहाँ बैठ के मैंने अपने आप ही मैं ध्यान में बैठ गई उस जगह। ध्यान तो जब पता नहीं था, बस मैं बैठ गई और मैं बैठ गई। मुझे वो सारी जगह घूम रही हूँ मैं पूरी, ऐसे जैसे कोई चक्कर राउंड राउंड हो रहा है।
मतलब मुझे गिरने वाली हूँ मैं, ऐसे हो गई। फिर मैंने इनसे बोला कि नहीं, मुझे यहाँ से जाना नहीं, मुझे यहीं बैठना है, क्योंकि मेरा इलाज चल रहा था डिप्रेशन का। तो ये सब मेरे पास बैठ के, मेरे हस्बैंड, मेरी बिटिया। तो फिर इन्होंने वहाँ का पंडित बुलाया, तो उसने उस जगह को देखा, सब जगह देखा। उसने बोला ये तो बहुत पवित्र जगह है, और इधर कोई ऋषभ ऋषि है, उनका आश्रम भी है पास में, और आगे माता रानी का मंदिर है। इस जगह अगर मैं भी चाहूँ मेरे प्राण निकल जाए तो भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है मैं अब मरने वाला हूँ। यहाँ तो वही लोग आते हैं जिनकी आत्मा इतनी पुण्य हो। ये कोई घूमने की जगह नहीं है, ये तो पवित्र जगह है। इरफान कौन सी वैली थी वहाँ। तो फिर मैंने कहा मुझे यहाँ ध्यान करना है, मुझे बैठना है। उसने कहा हम पूजा करेंगे। पूजा किए। तो जब पूजा कर रहे थे, मैं आंखें बंद करी, मुझे आयुषी दिखाई दी, और पीछे जैसे श्री कृष्णा हो, क्लियर नहीं था पर ऐसे बंसी सी कुछ मुझे। मैंने कहा ये क्या, मैंने एकदम आँख खोली, मैं आयुषी हंस रही है। ऐसे मेरा भ्रम हो या क्या हो, पर मुझे ऐसा दिखा। फिर हम वहाँ 1 घंटा बैठे रहे बर्फ़ के बीच ही। फिर वहाँ से आए। उसके बाद मेरे दिमाग में डेथ, बस एक ही सवाल था, डेथ। मैंने यूट्यूब पे डेथ शब्द सर्च करती थी मैं, मृत्यु क्यों होती है, अल्प आयु में मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु क्या है, इसके बाद क्या होता है, क्यों हो गई ये मृत्यु, ऐसे सवाल मैं करती थी। तो वहाँ पे एक आत्मा की यात्रा आपका PSSM का एपिसोड आ रहा था, उसमें जसविंदर कौर का चल रहा था। तो उन्होंने अपनी आत्मा की यात्रा बताई, और वो बता रहे थे कि उनकी दादी इतनी स्पिरिचुअल थी, और दादी जो है शरीर मतलब यहीं पे होता था, एक्स्ट्रल ट्रैवल करती थी, जैसे अब पता चला मुझे। तो ऐसी ऐसी बात उनकी सुनकर मुझे यकीन होने लगा। अब से पहले मुझे किसी पे यकीन नहीं था। मैंने एकदम सब्सक्राइब किया, और उस लाइक करके मैं उस चैनल को ही देखने लगी कंटिन्यू। इतने लोगों की आत्मा की यात्रा, उनका सबका अनुभव था कि वो कैसे कैसे आए। फिर मैं ऐसे करते करते मुझे एक दिन अपने आप ही ऐसा लगा कि मैं भी यही करूँगी ध्यान, शायद इससे मैं अपनी बेटी को पाऊँगी तो मतलब समझ सकूँ कि वो कहाँ है, कैसे हुआ ये, क्यों हुआ, इतनी स्वस्थ बच्ची कैसे चली गई। और उसने बोला था कि मैं 15 तारीख को सुबह 8 बजे आऊँगी, और वो 8 बजे ही आई, लेकिन अपने आप नहीं आई, इस तरह से आई। तो मैं वो जानना चाहती थी कि डेथ है क्या, एक स्वस्थ बच्चा बिना बीमारी के अचानक क्यों चला गया। और वो मुझे कह के गई थी कि मम्मा आपको अब अपने आप रहना पड़ेगा, आप भूल जाओ मुझे। मैंने सोचा ये पढ़ने जा रही है, पढ़ेगी ये इसलिए कह रही है क्योंकि इसको आगे यूनिवर्सिटी कहीं जाना है, कुछ करना है। सारी बातें, हमें सपने भी ऐसे आने लगे थे, वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमने लगी कि पहले क्या क्या हुआ था, क्यों गई, कैसे हुआ। फिर तो मैं आपके बहुत सारे क्यों थे जो उभर हाँ। के ऊपर आ गए। तो मैम ये बहुत ही दुखद अनुभव है किसी भी माँ के लिए, अपने बच्चे को विदा कहना इतनी छोटी उम्र में, इतनी अल्प आयु में। बट कहीं ना कहीं उस मृत्यु शब्द ने आपको अपनी आत्मा से जोड़ा। तो आप आगे बता रहे थे कि आपने सर्च किया कि अल्पायु में मृत्यु कैसे हो जाती है। उसके बाद आपको क्या अनुभव आने लगे, कोई स्वप्न में आपका कनेक्शन हुआ? मैंने JTTP 15 मैंने ज्वाइन किया था, और मैंने ध्यान से शुरू कर दिया 22 अक्टूबर 2021 से ही कर दिया था ये मैंने। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग एकदम से, फिर मुझे मेडिटेशन समझ नहीं आ रही थी, दवाई खाती थी। वहाँ से आने के बाद जब मैं हिमाचल से वापस आई, तब मुझे एकदम से ये लगा कि मुझे ये चीज़ पानी ही है। मेरे को जॉब के ऑफ़र आ रहे थे, जहाँ मैं स्कूल में प्रिंसिपल थी, वहाँ से मुझे कॉल आ रही थी कि आप ज्वाइन करो। मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी है, अब मुझे यही जानना है कि मैं आई क्यों, कि मैं भी ऐसे जा सकती हूँ, अचानक कुछ भी हो सकता है। मृत्यु का भय तो खैर मेरा ख़त्म ही हो गया था, मुझे लग रहा था कि मेरे को ही जाना चाहिए था, उसकी तो लाइफ थी। लेकिन मुझे ये था कि मुझे ये जानना है डेथ है क्या। तो मैंने मेडिटेशन शुरू किया, जैसे जैसे मुझे इन्होंने बताया। दीप्ति नडेला जी मैम थे, और भी सीनियर मास्टर्स थे, बहुत आते थे, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक ये चलता था। उसे करते करते धीरे धीरे मेरे को जैसे आंखों के सामने मुझे रोशनी नज़र आने लगी, राउंड राउंड, कभी ब्लैक कभी वाइट, ऐसे करके मुझे धीरे धीरे ये दिखने लगे। फिर एक दिन मैं छत पे बैठी हुई थी, अचानक मेरे सिर पर ना जैसे कोई वजन सा रख दिया हो, मुझे ऐसा फील हुआ। फिर मैं नीचे आई और मैंने फिर ध्यान किया। मैं ध्यान में ही बैठी रहती थी, काम भी इतना नहीं होता था उस टाइम मेरे से, मैं ध्यान में हर वक्त ध्यान में रहती थी। आनापानासती ध्यान ही आनापानासती ध्यान।
मैंने आनापानासती बस सांसों पे ध्यान लगाया और मैं बैठ गई। विचलित होती थी, फिर उठ जाती थी, फिर बैठती थी। धीरे धीरे मुझे दिखने लगा, मुझे अनुभव दिखने लगे। सबसे पहले मुझे एक डॉगी दिखाई दिया ब्राउन कलर का, जो उदास था, मतलब जैसे बहुत दुखी हो, और मैं उसे देख रही हूँ। फिर मुझे धीरे धीरे मुझे आयुषी दिखाई दी कि मुझे पकड़ के ना, जैसे हम दोनों उड़ते जा रहे हैं, और पता नहीं मुझे कहाँ लेके गई है, एक घर में बड़े से। वहाँ किसी ने मुझे पुराने कपड़े दिए हैं, और वो पुराने कपड़े मैं आयुषी को दे रही हूँ, और आयुषी मेरी तरफ ऐसे देख रही, मतलब बहुत अचंभे से कि क्या कर रहे हो मम्मा, इस तरह से वो ऐसे देख रही। वो मुझे पता क्या कहती थी पहले भी, जैसे मैं कुछ ऐसे काम कर देती थी, कुछ उसे पसंद नहीं था। मम्मा आप स्कूल में प्रिंसिपल हो, आप CWC मेंबर हो, आप अपने लेवल में रहा करो, आप ऐसे क्यों करते हो, आपने उसकी बुराई क्यों करी, आपने इसको दिया क्यों नहीं, आप देने लायक हो। वो इस तरह की बातें करती थी। तो वो मुझे फिर से ऐसे देख रही है कि ये क्या कर रहे हो। तो मुझे, जब मैं उससे वो अनुभव, मुझे विजन दिखाई दिया। तो मैंने बाद में सोचा कि शायद आयुषी मुझे ये कह रही कि आप इतना रो क्यों रहे हो, और आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। पुराने कपड़े, मैंने एक कहानी सुनी थी आप ही के एपिसोड में, कि उसमें पुराने कपड़े, बच्चा रो रहा है, माँ का बच्चा चला गया, तो माँ उससे कह रही है कि क्यों रो रहा है बेटा, सब जा रहे हैं, तू इतना पीछे, क्योंकि मम्मी आप रोए जा रहे हो ना, आप मुझे यात्रा में पीछे खींच रहे हो। तो मुझे ये लगा कि शायद आयुषी यही कह रही है कि आप रो मत। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं रोऊंगी नहीं। मैंने भी अपने आप को कोशिश करी कि मैं रोऊं ना। मैंने फिर और ध्यान किया, और उसके बाद मुझे और विजन दिखे। मैं अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर के रूप में देखा। मैंने बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी, मतलब उसके बाद मैंने पास्ट लाइफ देखना शुरू की। मैंने अपनी थर्ड आई देखी, और मैंने जब था, एक दिन क्या हुआ, मेरा जो मन पलटा उससे पलटा। एक दिन मैं लेटी हुई थी, और मेरे लेटे लेटे मेरा शरीर अपने शरीर में से निकल रहा था, और इतने ऊपर चला गया। और जब मैं सुबह उठी तो मुझे ये लगा वो सपना था कि ये हुआ, क्योंकि वो जैसे कोई जाला सा निकलता है ना, ऐसे इस शरीर में से कुछ निकला और ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, और मैं एकदम उठी कि क्या हुआ, पूरा शरीर फूल गया था मेरा। और उसके बाद मेरे सारे चक्रा ऐसे घूमने लगे, इधर से लगा के ऊपर तक। तो मुझे ये लगा, उससे पहले भी चक्रा घूम रहे थे, कि ये सब क्या हुआ मेरे साथ, कुछ गलत तो नहीं हो गया। मैंने मैसेज करके पूछा आपके चैनल पे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपकी चक्रा जागृत हुए हैं। और मुझे थर्ड आई दिखने लगी, बहुत थर्ड आई घूमती दिखने लगी। फिर ज़्यादा फर्क मेरे पर तब से पड़ा कि एक दिन, अभी की बात है 2023 की, मैं और मेरी बेटी, छोटी बेटी मेरी दिव्या, हम दोनों लेटे हुए थे, और अचानक मेरा शरीर मेरे शरीर में से निकला, मतलब रात की बात है। और मैंने पीछे मुड़ के इस शरीर को देखा। उसमें तो मैंने देखा नहीं था, जब पहली बार था तब मैंने अपने शरीर को नहीं देखा था। वो मैंने सुबह कल्पना भी समझी कि कहीं मैंने ऐसे, मैं क्योंकि बहुत कल्पना करती थी, मुझे ऐसे दिख जाए, मैं इस कोने में अंधेरे में जाके बैठ जाती थी कि मुझे दिख जाए, कहीं को कोई भी ना हो जहाँ वहाँ हो। तो उस वक्त मैंने सोचा शायद ये भी मैंने कल्पना की थी। तो फिर मैंने देखा, सच में मैं अपने शरीर को देख रही हूँ, और मेरे साथ एक आदमी है, कोई है मेरे साथ, जिसके पंख भी हैं, और वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे उड़ा के ले गया। और मेरे ये कपड़े जो पहन रही हूँ, ये कपड़े भी है उस पर। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि सर्दी के दिन थे, दिसंबर था, कि मेरा सोल ना गिर जाए, मैं उड़ रही हूँ बिल्कुल सेम जैसी मैं हूँ वैसा ही एक और शरीर उड़ रहा है। उसमें कपड़े भी थे जो मैं पहन रही थी, वो शॉल भी था। तो मैं ये देख रही कि ये वो तो मैंने देखा। फिर जब मैं उठी, मैं इतनी, मतलब इतना अमेजिंग फील हुआ जो पहली बार नहीं हुआ था। इतना अच्छा फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ मुझे। मैंने बार बार चाहा वो कि मैं हो जाऊं। और तब मुझे पता चला कि डेथ कुछ है ही नहीं, सच में डेथ कुछ नहीं। यानी कि मतलब मेरा एक शरीर बिल्कुल ऐसा ही है, और जो दिखता है, जो देखता भी है, क्योंकि उससे मैंने इस शरीर को देखा। अमेजिंग। तब मुझे डेथ का खत्म हो गया कॉन्सेप्ट कि आयुषी की डेथ नहीं हुई, वो है। अभी भी मैं कहती हूँ मेरी 2 बेटी हैं, क्योंकि वो तो है। ये जो ऊपर का शरीर अन्न का बना हुआ हमारा अन्न कोश है, यही खत्म होता है। जो हमारा स्पिरिचुअल बॉडी है, जिसमें ये कर्मा है, जिसकी वजह से हमने ये शरीर लिया, वो तो होता ही है। तो वो शरीर है। मैं उसे देखने के बाद मैं इतनी, मतलब मेरे अंदर इतनी ज़्यादा खुशी बहुत होती है। उसके बाद एक्स्ट्रल ट्रैवल कहते हैं उसे।
उसके बाद इतनी खुशी अंदर से, इतना वो होता है। Bliss। हाँ, वो मैंने देखा, तो मैं बार बार कोशिश की, उसके बाद हुआ नहीं, जान के नहीं होता ये। मैम इतनी अमेजिंग जर्नी है, इतने प्यारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो हम चाहेंगे इस जर्नी को हम आपके साथ और एक्सप्लोर करें। तो एक एपिसोड थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो हम अगले एपिसोड में इसी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, हम हैं PSSM, कितने लोगों को, करोड़ों लोगों तक ये पहुंच रहा है और कितनी जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को शांत कर रहा है। तो अर्चना जी भी अपनी एक जिज्ञासा लेकर सिर्फ गूगल के राही टाइप करते हुए पहुंची थी PMC हिंदी तक, और आज वो पिरामिड मास्टर हैं और हमें जो है ध्यान की तरफ आगे बढ़ने का रास्ता और उनका मिशन और पर्पस ऑफ लाइफ कैसे क्लैरिटी मिली उनको PMC हिंदी के द्वारा, वही बता रहे हैं। तो इसी जर्नी को हम कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। हम हैं PSSM, पत्री जी के संग।